सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर करता है। चीजें जैसी दिखती हैं, क्या वो वाकई वैसी होती हैं? चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो सवाल यही है, क्या चीजें कभी वैसी होती हैं जैसी वे दिखती हैं? आज हम 3 बिल्कुल अलग अलग मामले उठाएंगे। एक है वैश्विक शांति का समझौता, दूसरा एक स्थानीय चुनाव और तीसरा एक कानूनी धमकी। और हम देखेंगे कि कैसे इन तीनों में जो कहानी हमें बताई जाती है और जो असल में हो रहा होता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, यानी कि भू राजनीतिक मंच की। यहाँ मामला है उस शांति समझौते का जो असल में एक बड़ी चाल थी। देखिए, दुनिया को दिखाया ये गया कि अमेरिका ने एक ऐतिहासिक शांति समझौता कराया है। मकसद गाजा में संघर्ष खत्म करना और वहां के लोगों की हिफाजत करना। लेकिन हकीकत कुछ और थी। स्रोत बताते हैं कि ये पूरी कवायद एक रणनीतिक चाल थी, जिसका असली मकसद सिर्फ हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक थे, उन्हें जिंदा छुड़ाना था। इसे समझने के लिए एक स्रोत ने बड़ी दिलचस्प तुलना की है। उन्होंने कहा कि यह मुन्ना भाई एमबीबीएस योजना की तरह था। एक साथी पीटता है, दूसरा सांत्वना देता है। मतलब ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर काम कर रहे थे। प्लान ये था कि कतर, मिस्र, तुर्की जैसे मुस्लिम देशों का ही इस्तेमाल करके हमास पर दबाव बनाया जाए ताकि वो बातचीत की टेबल पर आए और बंदूकों को छोड़े। और ये प्लान काम भी कर गया कुछ हद तक। हमास ने 20 जिंदा इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। बदले में इजराइल ने भी 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। लेकिन डील तब टूट गई जब हमास ने 13 मृत बंधकों के शव लौटाने से इनकार कर दिया। बल्कि हमास पर यह भी आरोप लगा कि उसने एक नकली शव लौटाया, जो कि समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था। और बस इसके बाद इजरायली हवाई हमलों के साथ ये तथाकथित युद्ध विराम भी खत्म हो गया। तो जो गारंटी दी गई थी कि गाजा को कुछ नहीं होगा, वो शुरू से ही एक धोखा थी, एक ब्लफ था। विश्लेषण यही कहता है कि असली और अंतिम लक्ष्य तो हमेशा से गाजा की सफाई करना ही था। ये जो शांति समझौता था, ये तो उस बड़ी रणनीति में बस एक वक्ती चाल थी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय मंच से थोड़ा देश के अंदर आते हैं। बात करते हैं सामाजिक मंच की और बिहार के उस अनदेखे संकट की, जो चुनावों के शोर में कहीं दब सा जाता है। तो बिहार चुनाव में दिखाया क्या जाता है? टीवी पर, रैलियों में, हर जगह बहस किस पर होती है? मुफ्त राशन, जाति का समीकरण, धार्मिक बयानबाजी और सरकारी नौकरियों के वादे, है ना? लेकिन असलियत क्या है? असलियत है एक गहरा मानवीय संकट। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी और खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था। ये वो मुद्दे हैं जिन्हें बड़े करीने से नजरअंदाज कर दिया जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 54,000 रुपये। ये बिहार में एक व्यक्ति की औसत सालाना आय है। अब इसकी तुलना भारत की राष्ट्रीय औसत से कीजिए, जो कि 1,72,000 रुपये है। मतलब 1/3 से भी कम। जैसा कि कहा गया, अगर बिहार कोई देश होता तो उसकी आय का स्तर दुनिया के सबसे गरीब देशों में होता। ये है जमीनी हकीकत। अब बात करते हैं शिक्षा की। किसी भी समाज की तरक्की की नींव शिक्षा ही होती है। लेकिन बिहार में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 15% है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मतलब बहुत ही कम युवा कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच पा रहे हैं, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो बिहार के युवाओं का हाल क्या है? एक बड़ी आबादी, लगभग 35% बेरोजगार है। अवसरों की कमी के कारण हर साल करीब 30 लाख लोग काम के लिए राज्य से बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। और जो बच जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में लगे हैं। ये तस्वीर साफ दिखाती है कि मौके कितने कम हैं। और ये आंकड़ा तो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। बिहार में 42% बच्चे कुपोषण की वजह से अविकसित हैं। मतलब उनकी उम्र के हिसाब से उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाया है। ये एक ऐसा स्वास्थ्य संकट है जिसका असर आने वाली पूरी पीढ़ी पर पड़ेगा। और फिर भी ये मुद्दा राजनीतिक बहसों से पूरी तरह गायब रहता है। अच्छा, अब इन बड़े बड़े मुद्दों से हटकर एक व्यक्तिगत स्तर के मामले को देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे पुलिस की धमकी से जुड़ी सच्चाई की। अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस जब चाहे तुरंत आकर किसी की संपत्ति जब्त कर सकती है, जिसे कुर्की कहते हैं। ये एक डरावना ख्याल है, लेकिन हकीकत में ये एक लंबी कानूनी प्रक्रिया है। सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है,
फिर अगर आरोपी फरार है तो गिरफ्तारी का वारंट निकलता है। उसके 30 दिन बाद घर पर एक सार्वजनिक नोटिस लगाया जाता है जिसमें सरेंडर करने के लिए 30 दिन और दिए जाते हैं। और सिर्फ इन 60 दिनों के बाद ही पुलिस अदालत से संपत्ति जब्त करने का आदेश ले सकती है। तो जो तत्काल खतरा दिखता है वो असल में एक तयशुदा कानूनी प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन 3 बिल्कुल अलग-अलग मामलों में, एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, एक राज्य का चुनाव और एक कानूनी प्रक्रिया, इनमें कॉमन क्या है? वो कौन सा एक धागा है जो इन तीनों को जोड़ता है? और वो कॉमन थ्रेड है जो दिखता है और जो होता है उसके बीच का फासला। इजराइल गाजा समझौते को शांति की कोशिश के तौर पर दिखाया गया, पर असल में वो बंधकों को छुड़ाने की एक चाल थी। बिहार चुनाव को प्रतिनिधित्व और सहायता की लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया जाता है, जबकि असलियत में वो एक गहरे मानवीय संकट से ध्यान भटकाने का काम करता है। और पुलिस की धमकी संपत्ति जब्त करने की एक मनमानी ताकत दिखती है, लेकिन हकीकत में ये एक तय कानूनी प्रक्रिया है। हर मामले में जो आधिकारिक कहानी है वो असलियत को छुपा रही है। तो अगर आधिकारिक कहानी शायद ही कभी पूरी कहानी होती है, तो हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए? ये समझना सिर्फ बड़े बड़े वैश्विक मामलों के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमारे अपने समाज और हमारे अधिकारों को समझने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख तो रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे हैं।